हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज केमिस्ट्री का लेक्चर 8वां है। मैंने लेक्चर 7वां में मैंने आप लोगों को रासायनिक समीकरण संतुलित करने बताया था। उसमें मैंने 4 विधि बताया था। 2 विधि ऐसा था कि जो हम लोग चैप्टर 8वां में पढ़ने वाले थे, और 2 विधि हीट एंड ट्रायल विधि और एक आंशिक विधि था। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल विधि हम लोग ने देखे, और जो आंशिक विधि है उसे पढ़ने के लिए कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। ठीक है, तो बेहतरीन टॉपिक है, उसको हम लोग अच्छे तरीके से लास्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और वो जो 2 टॉपिक थे उसको हम लोग चैप्टर 8वें में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हम लोग एक सिस्टम से मैं चल रहा हूँ, एक सिस्टम से चल रहा हूँ। केमिस्ट्री आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से समझ में आएगी, लेकिन आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे तब। ठीक है, जैसे लेक्चर 8वां में भी बहुत सारा लेक्चर आना बाकी भी पहले ही चैप्टर का, तो एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, पहले उस चीज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर वो चीज़ समझ में आएगी तभी आगे की जाके केमिस्ट्री समझ में आने वाली है, क्योंकि केमिस्ट्री अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अभी तो क्या है, अभी कुछ नहीं, अभी तो स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, अभी तो बेसिक चीज़ें हैं। आगे चल के बहुत सारे डिफिकल्ट चीज़ मिलने वाली है, तो ये चीज़ जानते रहेंगे तभी उस चीज़ को कर पाएंगे। तो देखिए, आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो स्टोइकोमेट्रिक गणना पढ़ने वाले हैं। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं। अब स्टोइकोमेट्रिक गणना क्या होता है? ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टोइकोमेट्रिक को हम कहते हैं रस समीकरण मिति गणना। क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति गणना। देखिए, बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ों को आप लोग समझिए। हमने क्या बताया कि आपको आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ाने वाले हैं। और स्टोइकोमेट्रिक मतलब क्या होता है? तो रस समीकरण मिति गणना। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब यह रस समीकरण मिति गणना क्या है, इसको हम लोग आइए जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब कोई यौगिक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, जब कोई यौगिक कंपाउंड अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है तो उसे रस समीकरण मिति कहा जाता है। शुद्धतम अवस्था मतलब NaCl, Na2O, CaCl2, C2H3OH, ये हमारे क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। अगर यह यौगिक आपके कोई शुद्धतम अवस्था में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति कहा जाता है। यौगिक के सभी घटक तत्व उसी अनुपात में होते हैं जैसा कि उसके सूत्र में होते हैं, रस समीकरण मिति कहलाते हैं। तो ये तो आपका डिफिनेशन है, परिभाषा है। ठीक है, तो इसको पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब कहना क्या चाह रहा है। ये चीज़ें रस समीकरण मिति गणना होती क्या है, क्या चीज़ कहना चाह रहा है, तो फिलहाल आप पहले इतना नोट कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि यह कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा था। जैसे कोई भी यौगिक में ले लेता हूँ, NaCl ले लेता हूँ, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मैं कोई भी यौगिक कंपाउंड ले लिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड ले लिया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें करना आपको क्या है, मैं लिख भी देता हूँ, कितने लोग को मालूम नहीं होगा। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम नमक कहते हैं, नमक। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से आप समझिए कि रस समीकरण मिति क्या होता है। जैसे यहाँ पे NaCl हम लिए हैं, NaCl लिए हैं। ठीक है, अब हम इस NaCl का हम लोग मास रेशियो देखेंगे। क्या देखेंगे? मास रेशियो। क्या देखने वाले हैं? मास रेशियो। मास रेशियो मतलब Na का और Cl का, मतलब सोडियम का और क्लोरीन का हम लोग रेशियो देखेंगे, मास रेशियो भी। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोडियम का क्या होता है? 11 और 23, और क्लोरीन का क्या होता है? 17 और 35.5। जो लिस्ट में बताया था वो याद है ना आप लोगों को? वो याद रहेगा तभी इस चीज़ों को आप कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, ये क्या होता है आपका? तो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है, ये आपका परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? मास रेशियो। मास रेशियो मतलब कि इसके
एटॉमिक मास की बात हो रही है। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। हमने क्या किया कि NaCl जो है NaCl का हमने मास रेशियो देखा तो आ रहा है आपका 23 संबंध 35.5 आ रहा है। ठीक है 23 संबंध 35.5 आ रहा है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए कह रहा है क्या, तो यहाँ से टोटल कितना, अगर इसको टोटल की बात करें कि दोनों का टोटल कितना हो रहा है तो कितना हो रहा है 5 3 8 और 3 2 5 58.5 कितना 58.5 हो रहा है पूरा मिक्स, मतलब पूरा अगर मिला दिया जाए तो 58.5 हो रहा है। जैसा कि मैं बात करूं कि यहाँ में एक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है और इसमें हमने क्या किया कि इसमें हम जो यह पदार्थ है इसमें मैंने NaCl भर दिया। इसमें क्या है NaCl है, क्या है NaCl। अगर कोई आपको एक मतलब एक गिलास ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप NaCl भर दीजिए, वो भी NaCl कितना भरिए 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम आप क्या भर दीजिए इसमें NaCl भर दीजिए 58.5 ग्राम। ठीक है तब आप 58.5 ग्राम NaCl भर देंगे। इसके बाद में अगर मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा बताइए कि इसमें सोडियम कितनी है और क्लोरीन कितनी है, सोडियम की मात्रा कितनी है क्लोरीन की मात्रा ये बताइए, सोडियम और क्लोरीन का रेशियो बताइए। अगर आपको एक इस बॉक्स में अगर 58.5 ग्राम आपको NaCl भर दिया जाए और NaCl भरने के बाद अब कहा जाए बाद में कि चलो ये बताइए कि सोडियम की मात्रा कितनी है इसमें, क्लोरीन की मात्रा कितनी है। ठीक है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोडियम कितना आएगा 23 आएगा और क्लोरीन 35.5 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये चीज़ है कि वो उतना ही आएगा जितना कि उसके सूत्र के द्वारा उनकी परमाणुओं की संख्या होती है। मतलब परमाणु को जो उनका द्रव्यमान होता है उतना ही सटीक रियल में भी आएगा। ठीक है वो रियल में भी आएगा, नहीं तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि अगर कोई इस तरफ बॉक्स ले लिया जाए और इसमें आप क्या कीजिएगा कि 58.5 ग्राम NaCl यहाँ पे भर दिया जाएगा NaCl। ठीक है NaCl भर दिया जाएगा, इसके बाद इसका रेशियो निकाल के देखिएगा आप लोग। ठीक है तब रेशियो इसका निकालेंगे तो सोडियम और क्लोरीन का रेशियो निकालेंगे तो वो सेम इतना ही आएगा 23.35 आएगा। तो वही चीज़ तो वो कहना चाह रहा था परिभाषा में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही चीज़ परिभाषा में कहना चाह रहा था कि यौगिक के सभी घटक तत्व उसी अनुपात में होते हैं जैसा कि उसके सूत्र में होते हैं, रस समीकरण मिति कहलाते हैं। तो कह रहा है कि उसके तत्व के यौगिक उतने ही होंगे जितना कि उसके सूत्र में यहाँ पे आ रहा था। ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रस समीकरण मिति गणना कहते हैं। आई होप आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ कहना क्या चाहता है। अगर मान लीजिए कि मैंने सोडियम और क्लोरीन का रेशियो निकाला और सोडियम हो गया 24 और ये हो गया 34.5, बाय द वे मान लेते हैं कि इतना हो गया, तो समझ लीजिए कि आपका ये क्या कहलाएगा, तब ये आपका नॉन स्टाइकोमेट्रिक कहलाएगा, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा नॉन स्टाइकोमेट्रिक कहलाएगा। अगर इसकी रेशियो अगर पहले उसके रियल रेशियो के बराबर नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएगा नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा। ठीक है वाला, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये कहना ये चाहता है, बस सिर्फ ये कहना चाहता है कि कोई भी आप अगर यौगिक ले रहे हैं, अगर उस यौगिक को किसी मिक्सिंग है वह यौगिक, ठीक है वो कंपाउंड है, अगर उस कंपाउंड के तत्वों को अगर अलग किया जाए तो उसका रेशियो उतना आएगा जितना कि उसके सूत्र का रेशियो रहेगा उतना ही आएगा। जैसे इसके सूत्र का रेशियो जब NaCl का मास रेशियो निकाला तो 23/35.5 आ गया, और मैंने एक बॉक्स में 58.5 ग्राम मैंने NaCl मिला दिया। फिर मैंने कहा कि NaCl को आप अलग अलग कीजिए कि कितना इसका पार्ट आ रहा है, तो उसका रेशियो सेम 23/35 ही आएगा। ये चीज़ कहना चाह रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। ठीक है, हमको तो नहीं लगता है कि अब इसके आगे आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। इसी को बोलते हैं हम रस समीकरण मिति गणना। ठीक है, क्लियर।
अब देखिए उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कुछ पॉइंट, जैसे रस समीकरण मिति लिखा है यहाँ पे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फंक्शन कार्य करते हैं, ठीक है, वो चीज़ देखने वाले हम लोग। तो लिखा है पहला, अणुओं की अपेक्षिक संख्या अथवा परमाणु। क्या उसमें मिलता है कि अणुओं की जो अपेक्षिक संख्या अथवा परमाणु, ठीक है, अणुओं की अपेक्षिक संख्या, अणुओं की अपेक्षिक संख्या से मतलब ये चीज़ होता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं बताता हूँ अणुओं की अपेक्षिक संख्या से मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CaOH ट्वाइस प्लस 2HCl, तो अणुओं की अपेक्षिक संख्या मतलब कि यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1 और यहाँ पे कितना है HCl 2, ठीक है। तो अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर इसको मैं 4 ले लूँ, अगर इसे 4 लेना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी के 8, कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 1 है तो ये 2 हो रहा है, तो ये 4 होता है 8 होगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 4CaOH ट्वाइस प्लस 8HCl होगा। तो मतलब कह रहा है कि अणुओं की अपेक्षिक संख्या मतलब कि जिसके इतने अणु रहेंगे और इसके अणु, इसके पहले रेशियो देखेंगे कि यह 1 है तो यह 2 है, अगर इसमें परिवर्तन करेंगे तो जितना इसमें परिवर्तन करेंगे उतना इसमें भी परिवर्तन, जैसे 1 है या 2 है तो इसे 4 करिए तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार होता है। तो ये अणुओं की अपेक्षिक संख्या होती है, ठीक है, इस तरह बैलेंस करते हैं इसको। इसके बाद है यहाँ पे कि मोलों की अपेक्षिक संख्या, मोलों की अपेक्षिक संख्या। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोलों की अपेक्षिक संख्या से क्या है कि मोलों की अपेक्षिक संख्या मतलब कि तुलना करना, क्या करेंगे हम इसके रिलेटेड इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तीसरा है अपेक्षिक द्रव्यमान, क्या निकल के आता है, अपेक्षिक द्रव्यमान। अब अपेक्षिक द्रव्यमान क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप लोग को बताता हूँ। अपेक्षिक द्रव्यमान का मतलब ये चीज़ होता है, जैसे मैं कोई अभिकारक लिया A और B, क्या लिया, A और B लिया, और A आपका है 5 ग्राम और B आपका है 2 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10 ग्राम लूँगा, 10 ग्राम, तो इसको कितना लेना पड़ेगा, मुझे 4 ग्राम लेना पड़ेगा। मतलब अपेक्षिक द्रव्यमान कि जो इसका द्रव्यमान जितना है और इसके अपेक्षा इसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है। तो अगर इसका में जितना परिवर्तन करते हैं उसी में उतना भी आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये तो फिलहाल अभी बेसिक चीज़ें हैं, आप तो खाली सिर्फ सिंपल चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब एक एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट को बस आप लोग रीड कीजिए। असली मजा तब आएगा जब अभी हम जस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे इसके, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ये तो आपको कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन के लिए लिखी हुई हैं, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। फिर लिखा है अपेक्षिक आयतन, यदि अभिकारक एवं उत्पाद गैसीय अवस्था में हो, यदि अभिकारक और उत्पाद क्या हो, गैसीय अवस्था में हो, तो अपेक्षिक आयतन में भी परिवर्तन होता है। तो अपेक्षिक आयतन का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे मैं कह देता हूँ, एक अभिक्रिया ले लेता हूँ, N2CH2 मिलके बना रहे हैं 2NH3 बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे क्या ले रहा है चीज़ें, 3, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 ले रहा है, नाइट्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन 3, अगर नाइट्रोजन 5 करना हो तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5, तो हाइड्रोजन को हमको क्या कितना लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे NH3 कितना हो जाएगा, तो ये 2 है तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। मतलब ये इस तरह हो जाएगा कि 5Na, अरे 5N2 और ये क्या हो जाएगा 15H2 मिलके आपको बना रहे हैं अमोनिया, बना रहे हैं कितने, 10 NH3। मतलब एक सोडियम 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे अमोनिया बना रही है। तो अगर वहीं हमें 5 अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन ले लेते हैं तो हमें 15 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी नाइट्रोजन अमोनिया बनाने के लिए, तो यहाँ पे 10 अमोनिया हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे हमें अपेक्षिक आयतन, यदि अभिकारक एवं उत्पाद गैसीय अवस्था में, तो अपेक्षिक आयतन भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन कंडीशनों को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आप लोगों के सामने बता रहा था। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी है, उसको भी रीड कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तब आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लिखा है कि उपयुक्त वर्णन की सहायता से समीकरण द्वारा जो जानकारी प्रदान की जाती है निम्न सम्मिलित है। कह रहा है कि उपयुक्त वर्णन की सहायता से समीकरण द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त की जाती है जो कि यहाँ पे सम्मिलित है। पहला, द्रव्यमान के साथ, द्रव्यमान के साथ संबंध रखता है,
ठीक है। अब ये द्रव्यमान के साथ संबंध क्या रखता है, अभी मैं जस्ट बताऊंगा आगे तब क्वेश्चन में। फिर द्रव्यमान आयतन के साथ भी संबंध रखता है और आयतन आयतन के साथ संबंध रखता है। इन्हें सरलता से किया जाता है। मतलब कि ये जो 3 टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है अभी क्वेश्चन में, तब मैं करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि द्रव्यमान के साथ रिलेटेड क्यों कर रहा है, द्रव्यमान आयतन के साथ भी रिलेटेड कर सकता है और आयतन आयतन के साथ रिलेटेड कर सकता है। ठीक है, अभी इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के। देखिए, इन गणनाओं को क्या रस समीकरण मिति कहते हैं। जो गणना होगा द्रव्यमान के साथ, द्रव्यमान आयतन के साथ, आयतन और आयतन के साथ, तो इन जो गणना हम लोग कर रहे हैं सारी चीज़ें, इन्हीं गणना को हम रस समीकरण मिति कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है शब्द रस समीकरण मिति। कह रहा है कि जो रस समीकरण मिति वो किनसे मिलकर बनी है, तो 2 ग्रीक शब्द स्टोनिक्स, ठीक है, स्टोनिक्स मतलब होता है एलिमेंट्स तत्व, और मेट्रोन मतलब होता है मीजर मापना। मतलब कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि रस समीकरण मिति किसे कहते हैं, तत्वों को मापना। तत्वों को मापना ही हमारा रस समीकरण मिति कहलाता है। जैसे CH4 में, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना होगा, W1 W2, मतलब कार्बन का मास कितना होगा और हाइड्रोजन का मास कितना होगा। इन दोनों को, उन दोनों की रेशियो, इन दोनों तत्वों को मापना, उनकी रेशियो को मापना ही क्या कहलाता है, रस समीकरण मिति कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा है कि अतः रस समीकरण मिति में रासायनिक क्रिया में शामिल अभिकारक तथा उत्पाद के भारों की गणना की चर्चा करते हैं, या दूसरे शब्दों में अभिकारक तथा उत्पाद की मात्रा के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति कहते हैं। ठीक है, और आगे इसमें कुछ पॉइंट और है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए फार्मूला सूत्र के आगे उपयोग किए जाने वाली संख्या या अणु को रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। जब हम लोग उनको तुलना करते हैं और उनके तुलना संतुलित करने के लिए जो हम लोग फार्मूला सूत्र यूज करते हैं, उनके यूज मतलब जो फार्मूला यूज करते हैं उनके आगे जो संख्या हम लोग लगाते हैं 8, 5, 7, उसको बैलेंस करने के लिए, तो उसी को हम रस समीकरण मिति क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो यहाँ तक तो थी आप लोगों की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए पहला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए लिखा क्या है, द्रव्यमान संबंध पर आधारित। द्रव्यमान मतलब कि जो भी क्वेश्चंस में होगा 2 यौगिक देगा तो दोनों यौगिक का हमें द्रव्यमान निकाल के उन चीज़ों को हल करना पड़ेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि 16 ग्राम मेथेन के दहन से उत्पादित जल की मात्रा की गणना कीजिए। कह रहा है कि अगर 16 ग्राम मेथेन है, अगर उसको दहन कर दिया जाए, दहन मतलब समझते हैं क्या होता है, दहन मतलब होता है क्या, जलाना। क्या होता है, जलाना। दहन मतलब जलाना। जलाना का मतलब कि पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाए। क्या किया जाए, पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा है कि 16 ग्राम मेथेन को हम जला दें, तो जलाने के बाद उत्पादित जल बताइए कितना ग्राम आएगा, मतलब उस जल की मात्रा ग्राम में हमको गणना करना है। ये बात कह रहा है कि 16 ग्राम मेथेन को अगर हम दहन कराएं, जलाएं, तो बताइए कितना ग्राम जल की मात्रा आएगा। तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं इन क्वेश्चनों को, तब क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए यहाँ पे सोल्यूशन में लिखते हैं। सोल्यूशन में लिखने से पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन दिया नहीं, हमको रिएक्शन ज्ञात करना पड़ेगा। कुछ दिया है, कुछ नहीं, बस अंक दिया है। अब रिएक्शन ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या दिया है, मेथेन। मेथेन का क्या होता है फार्मूला, CH4। अब क्या करना है कि जलाना है, तो हम इसको किसके साथ अभी क्या कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ करा के, और यह क्या बनाएगा आपका, तो यह CO2 के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और यह HO के साथ अभी क्या करके H2O बना देगा, जल बना देगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस करने का मतलब ये चीज़ें होता है कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, तो यहाँ पे भी कार्बन की संख्या 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ पे 2 जोड़ देंगे।
अब यह क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बैलेंस करने पे क्या हुआ है, चलिए इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस वाला सिस्टम, ताकि आपको सही क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप लोग जानेंगे कि वही पहले से था। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H2। अब आपका क्या है, बैलेंस हो गया ये। ठीक है, अब ये क्या होगा, पूर्ण रूप से बैलेंस हो गया। अब देखिए, तो आगे ना आपको बैलेंस करना कि कितना होगा, बैलेंस करके तो इतना आ गया। तो आपको बस एक चीज़, इसमें एक चीज़ आपको सीखना है कि किसी भी जो एलिमेंट्स यौगिक हैं वो जलाने पे क्या बनाना है आपको, जल। तो कंपाउंड क्या होता है, जल। तो किसी भी यौगिक के साथ अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमेशा जल बनाएगा। कैसे, तो मैं कुछ प्रूफ करके दिखा देता हूँ, कुछ और एग्जांपल लेके फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे यहाँ पे C2H6 प्लस O2 के साथ अभिक्रिया करके देखिए क्या बनाएगा। तो यह जो C है O के साथ अभिक्रिया करके CO2 बनाएगा, और यह H6O के साथ अभिक्रिया करके H2 बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी जल ही बना रहा है, यहाँ पे भी क्या बना रहा है, जल ही बना रहा है। बस इसको करना क्या पड़ेगा आपको, बैलेंस कर दीजिए, बस काम बन जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो देखिए बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे कि कार्बन कितना है 2, और यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 लगा दूंगा तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो 4 यहाँ से और 3 यहाँ से, ऑक्सीजन की मात्रा 7 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 2, तो यहाँ पे 7/2 लगा दूंगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ 7 ऑक्सीजन आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि नहीं 7, हमके 7/2 नहीं लिखना है, सिंपल लाता तो अच्छा रहता। तो सिंपल करने के लिए क्या करना है, 2 का गुणा कर दीजिए। तो 2 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2C2H6 और प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7O2 हो जाएगा गिव्स। अभी कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 CO2 हो जाएगा, CO2 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 H2O हो जाएगा। तो इस तरह आपने बैलेंस कर दिया। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड आ रहा है उसको अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जल उसमें जरूर बना रहा है। क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा है ना सारी चीज़ें। चलिए एक इथाइल अल्कोहल के साथ कर देते हैं अभिक्रिया। इथाइल अल्कोहल जैसे C2H5OH, आपका ये इथाइल अल्कोहल है, इसके साथ अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराया जाए तो देखिए CO2 के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और यहाँ पे HO के साथ अभिक्रिया करके H2 बना देगा, तो यहाँ पे भी जल बना दिया। इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस तुरंत हो जाएगा। बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे आप, C2 कार्बन की संख्या 2 है और कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो कार्बन की संख्या 2 हो गया यहाँ पे। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 5, कितना है हाइड्रोजन 5, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 5 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, टोटल मिला के 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, यहाँ 3 लगा दूंगा तो 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन 1, ये आपका बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंसिंग हो गया। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि कोई भी यौगिक है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो जल उत्पन्न कर रहा है, जल उत्पन्न कर रहा है, जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या था, हम क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे थे ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तब आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या था, यहाँ था, मैं इस पर थोड़ा कर लेता हूँ। ये थोड़ा समझाने में आप लोगों को लग गया थोड़ा टाइम कि किसी कंपाउंड को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो जल का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन जलाने पर हमें जल प्राप्त करना है, वो भी जल कितनी मात्रा में वो गणना करना था। तो इसलिए मैं उसको बता दिया हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। तो चलिए कितना आया था, तो CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 और 2H2O था, बैलेंस किए थे तो यहाँ पे 2 आ गया था। ठीक है, अब हमको करना क्या है, यहाँ पे मेथेन की बात हो रही है और जल की बात हो रही है, तो सिर्फ हम मेथेन को देखेंगे और जल को देखेंगे, सिर्फ मेथेन को देखेंगे और जल को देखेंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझिए, पहले हम इसका M निकालेंगे, मेथेन का क्या निकालेंगे M मतलब क्या, मोलर मास, अणु भार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अणु भार।
ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे M1 और इसको मान लेंगे M2। ठीक है। तो चलिए M1 निकालिए। तो M1 कितना होगा, तो सबको मालूम है कि कार्बन कार्बन की कितना होता है एटॉमिक मास, तो कार्बन को होता है 12 और हाइड्रोजन की कितना होता है 1, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 4 16। ठीक है। तो यहाँ हमें M1 बराबर कितना आ गया 16 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। M1 बराबर कितना आ गया 16। और अणु भार है तो अणु भार का जो यहाँ पे साइन होता है वो MU होता है, जब ये अणु भार निकालते हैं तो AMU से दर्शाते हैं। तो M1 बराबर 16 आ गया। इसी प्रकार इसको निकाल दें तो M2 का क्या हो जाएगा, M2 क्या है आपका, M2 आपको 2H2 है। M2 क्या है 2H2, तो पहले हम H2O को निकाल के फिर 2 का गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। तो H2O का पहले निकाल लेते हैं H2O। ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16, तो कितना हो जाएगा 16 और 2 18 हो गया। लेकिन हमें 2H2O निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूनी के 36, तो M2 बराबर कितना आ गया 36, M2 बराबर 36 आ गया। ठीक है। अब देखिए M2 बराबर 36 आ गया। अब हमको करना है क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको इजी करने के लिए मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। लेकिन उसके पहले आप देखिए यहाँ पे एक चीज आपको आगे से एक चीज दे रखा है 16 ग्राम मेथेन, मतलब कि यहाँ पे W1 दे चुका है। W1 इसको मान लेते हैं, W1 मतलब कि इसका वेट मास दे चुका है, इसका मास दे चुका है। W1 इसको मान लेते हैं और W2 इसका पूछा है हमको, मतलब जल की मात्रा, मात्रा मतलब क्या होता है मास होता है, द्रव्यमान। जल की मात्रा ज्ञात करना ना, तो मात्रा मतलब होता है क्या द्रव्यमान। तो W1 इसका तो दिया है, W2 हमसे पूछा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इससे आसान हो जाएगा। वो फार्मूला है W1 बटे W2 बराबर M1 बटे M2, यह फार्मूला होता है। तो सिंपली करना क्या आपको है कि W1 क्वेश्चन मार्क लिखे हैं, सॉरी W1 तो यहाँ पे 16 ग्राम दिया है ना, तो W1 की जगह हम क्या लिख देंगे 16 ग्राम तो दे चुका है। तो W1 क्या है 16, तो यहाँ लिख देंगे 16 बटे में W2 तो हमको निकालना है ना। इसके बाद M1 कितना निकला है 16, देखिए M1 कितना है 16 और M2 यहाँ से कितना निकला है 36, बस कैलकुलेट कर दीजिए। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा W2 गुणे 16 बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 36 गुणे 16 और यहाँ से W2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36 गुणे 16 बटे 16 से कट जाएगा तो W2 बराबर कितना आ जाएगा 36 ग्राम। अब W2 क्या है जल है। ठीक है। तो जल की मात्रा कितना आ गया 36 ग्राम आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इसी तरह 2-3 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सारा डाटा क्लियर होता चला जाएगा कि मतलब है क्या चीज़ ये चीज़। ठीक है। और मैं आगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दिया हूँ कि किसी भी यौगिक के साथ अगर जलाने के बाद आपका जल प्राप्त करना है तो आपको किसके साथ अभिक्रिया कराना है कि जल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया। तो आई होप आपको पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा मेरे विद्यार्थियों। चलिए एग्जाम्पल दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्यारा सा प्रश्न है, इसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लिखा है कि दहन के पश्चात 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के लिए कितने मीथेन के मोलों की आवश्यकता होगी। अब मोल पूछ दिया हमसे, एन का वैल्यू पूछ दिया है कि दहन के पश्चात 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के लिए कितने मीथेन के मोलों की आवश्यकता होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान भी है, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे रिएक्शन, क्या लिखेंगे रिएक्शन। किसकी बात किया है मीथेन का, CH4, और दहन करना है तो जाहिर सी बात है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ इसको अभिक्रिया कराएंगे। तो ये आपका C जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना देगा। समझ में आया आपको, क्या बना देगा H2O बना देगा। लेकिन इसको बैलेंस कर लें एक बार, बैलेंस, तो बैलेंस में क्या हो जाएगा कार्बन एक है तो कार्बन एक है यहाँ पे
और ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है। सिंपल। अब आपको करना है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 2। देखिए इस तरह ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन 2 यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, मतलब इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखें तो 3 ऑक्सीजन हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे कितना हो गया, ऑक्सीजन 2। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लगा दिए तो इधर ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो रहा है, तो ऑक्सीजन इधर 3 ही हो रहा है। तो ऐसा काम करें कि यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 यहाँ और ऑक्सीजन 2 यहाँ, तो 2 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक बार स्पष्ट है, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, यह आपका बैलेंसिंग है। ठीक है, अब बैलेंस हो गया तो आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात हो रही है मेथेन और किसकी, जल की, नहीं मेथेन और किनकी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की। अरे मेथेन की बात हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की तो बात हो रही है, तो हम सिर्फ किसको देखेंगे, मेथेन को देखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे, सिर्फ 2 चीज़ों को जो दिया है, मेथेन को और कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम M1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो M1 कितना होगा, तो CH4 का निकाल के देख लीजिए, कार्बन कितना होता है, कार्बन 12 होता है और हाइड्रोजन 4 है, तो 12 4 16, M1 कितना निकल गया, 16, डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों M2, यहाँ से M2 तो निकल जाएगा, M2 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो M2 कैलकुलेट कर लीजिए, M2 कितना हो जाएगा, तो M2 44 होगा। कैसे, तो कार्बन कितना होता है, 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 3 1 4, M2 कितना आ गया, 44। ठीक है, M1 16, M2 कितना आ गया, 44 आ गया। अब W1, ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे बोला है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे जो W2 होगा, तो W2 तो दे दिया है 22 ग्राम। हमसे पूछा क्या है, मेथेन के मोलों की संख्या। तो देखिए मोलों की संख्या N निकालना है। N निकालने के लिए सबसे पहले हम W निकालेंगे, क्योंकि एक फार्मूला होता है N बराबर W/M, तब W निकल जाएगा तो N तो खुद निकल जाएगा, तो हम इसलिए पहले W निकालेंगे। तो W निकालने के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं कि W1/W2 बराबर M1/M2। ठीक है, W1 बराबर क्या हो जाएगा, M1 गुणे W2/M2, यह फार्मूला हो जाएगा, रख लीजिए। तो W1 बराबर M1 की वैल्यू कितना है, 16, और W2 का वैल्यू कितना है, 22 ग्राम, बटे में M2 कितना है, 44। ठीक है, तो सिंपल 22 दूनी के 44 और 2 8 है 16, W1 बराबर कितना आ गया, 8 ग्राम। लेकिन हमको W1 तो नहीं निकालना है, हमको मोलों की संख्या निकालना है। ठीक है, कि मेथेन के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कैसे निकलेगा, तो N बराबर क्या होता है, W/M, तो W कितना आ गया, 8, क्योंकि W1 की बात हो रही है, यहाँ पे W1 M1 लगेगा, W1 8, M1 कितना है, 16, काट देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, तो N बराबर 0.5 मोल, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन लगेगा कैसे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन है, पहले आप रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, फिर देखिए किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो वहाँ से M1 और इसका M2, इसका W1, इसका W2 निकाल कर फिर जो पूछा है उसको निकाल दीजिए, सिंपल सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दे रखा है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है कि 12.35 ग्राम
12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाले कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा, और कॉपर का परमाणु द्रव्यमान अगर 63.5 है तो 12.35 ग्राम कॉपर कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाले कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा अगर कॉपर का परमाणु द्रव्यमान इतना हो तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए बात किसकी कर रहा है, कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट जानते हैं उसका क्या होता है, तो CuCO3, ये क्या कहलाता है, कॉपर कार्बोनेट। अब कॉपर कार्बोनेट को क्या किया जा रहा है, दहन मतलब गर्म किया जा रहा है। गर्म करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ बनाएगा CuO और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर। बात हो रही है किसकी, कॉपर कार्बोनेट की, और किसकी बात हो रही है, तो ऑक्साइड की, कॉपर ऑक्साइड की। तो कॉपर ऑक्साइड को हम देखेंगे और कॉपर कार्बोनेट की देखेंगे। जिनकी बात हो रही है बस सिर्फ उसी को देखा जाता है। बात हो रही है कॉपर कार्बोनेट की और कॉपर ऑक्साइड की, तो बस इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, अब हमको करना क्या है, तो सिंपल है, यहाँ से M1, तो M1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो M1 कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना होगा, नहीं तो चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे मोलार मास क्या निकालेंगे, M मतलब क्या होता है, मोलार मास। तो आइए यहाँ से मोलार मास निकालते हैं। तो मोलार मास कैसे निकलेगा, क्या है, कॉपर कार्बोनेट है CuCO3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कॉपर का कितना हो जाता है 63.5, क्वेश्चन में भी दिया था। और कार्बन के कितना हो जाता है, तो कितना हो जाता है, कार्बन का 12 हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 16 3 48 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 8 2 10 3 13, 6 4 10 1 11, 1 12, मतलब कितना 123.5। तो ये अमोन का वैल्यू कितना आ गया, 123.5 आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का निकालेंगे M2। कॉपर ऑक्साइड कितना हो जाएगा, तो कॉपर के कितना होता है, कॉपर के यहाँ पे 63.5 हो गया, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, तो 16 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 639 617.5, 79.5। तो M2 जो है कितना आ गया 79.5 आ गया। तो M2 79.5 और M1 कितना 123.5 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब कॉपर कार्बोनेट का वैल्यू दे रखा था 12.35 ग्राम, तो यहाँ W1 का तो वैल्यू दे ही रखा है ना, 12.35 ग्राम दे चुका है। W2 हमको ज्ञात करना है, यही तो पूछा है। W2 मतलब पूछा है कि कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा, तो W2 ही ज्ञात करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। सिंपल से फार्मूला लगा दीजिए, W1 बटे W2 बराबर M1 बटे M2। तो कितना हो जाएगा, W1 कितना है 12.35 बटे में W2 कितना है हमको ज्ञात करना है, बराबर M1 कितना है 123.5 है, बटे में M2 कितना है तो 79.5 है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 123.5 गुणे W2 बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 12.35 गुणे 79.5। यहाँ से अगर हम W2 निकाल दें तो हो जाएगा 12.35 गुणे 79.5, और बटे में कितना हो जाएगा, तो 123.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। अब 12.35 या 12.35, तो यहाँ से कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। और 10 से इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 7.95 आ जाएगा। तो W2 बराबर क्या आ गया 7.95 ग्राम। मतलब कि कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना आ गया 7.95 ग्राम आ गया। कितना इजी से हल हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका उदाहरण नंबर 3 था। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले की एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, और उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे इस समय, और कह रहा है कि 200 केजी शुद्ध 95% लाइम स्टोन
200 केजी शुद्ध 95% लाइम स्टोन को गर्म करने पर प्राप्त होने वाले लाइम चूना भार की गणना कीजिए। कह रहा है कि अगर 200 किलो शुद्ध 200 किलो शुद्ध मतलब 200 में 200 किलो है और उसमें से शुद्ध 95% लाइम स्टोन को अगर हम क्या कर दें, गर्म कर दें, तो गर्म करने पर जो प्राप्त होने वाले लाइम आएगा, चूना आएगा, उनकी भार की गणना करनी है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत आसान तरीके से। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज का मतलब समझते हैं क्या होता है। परसेंटेज का मतलब कि x गुणे 100 बटे टोटल। ठीक है, टोटल। बात कह रहा है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात को समझिए ध्यान से यहाँ पे कि जो यहाँ पे पूछा था CaCO3 लाइम स्टोन, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे x माना है। क्या माना है, x। परसेंटेज की बात कर रहा है, कितना परसेंट, 95% लाइम स्टोन की बात कर रहा था, तो यहाँ पे 95 आ जाएगा परसेंटेज के आगे। x को मैंने कैल्शियम कार्बोनेट माना था, तो आपका x ऐसे ही रहेगा, गुणे 100। टोटल कितना था, 200 किलो। ठीक है, क्लियर। 100 कटा दीजिए, 100 दूनी के 200, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 95 गुणे 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 दूनी के 10, 9 दूनी के 18, 1 9, कितना हो जाएगा, 190। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 190 ग्राम। मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ गया, 190 ग्राम आ गया। अब इसको दहन करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन। कहाँ जाना पड़ेगा, रिएक्शन। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको दहन करना है तो ये बनाएगा CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, क्लियर। बात हो रही है किसकी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात जिनकी होगी उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात हो रही थी किसकी, तो बात कैल्शियम कार्बोनेट की हो रही थी, तो इसको देखेंगे। और लास्ट में पूछा था CaO पूछा था। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे। इन दोनों चीज़ों के रिलेशनशिप को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से M1 निकालेंगे। तो M1 कितना निकलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो M1 निकल जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर दें तो कैल्शियम का होता है कितना, 40, कार्बन का कितना होता है, 16। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 18, तो 18 में कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको क्या करना है, काउंट करना है। सॉरी, कार्बन है ना, कार्बन का कितना होता है, 12 में होता है, सॉरी, कार्बन कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 3 48, सब कैंसिल कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं। कैल्शियम कितना हो गया, 40, कार्बन का होता है 12, तो एक ही कार्बन है तो 12, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16, तो 16 3 48, 8 2 10, 4 4 8 1 9 1 10, टोटल 100 आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो M1 का वैल्यू कितना आ गया, 100। M का वैल्यू कितना आ गया, M1 का 100 आ गया, 100 AMU। ठीक है, अब इसका M2 निकालेंगे, तो M2 कितना आ जाएगा, तो इसका 40 और इसका 16, कितना हो जाएगा, 56। M2 कितना आ गया, 56, और M1 कितना आ गया, 100 आ गया। W1 का वैल्यू दिया है आगे से, 200 किलो शुद्ध 95% लाइम स्टोन आपको कैल्शियम कार्बोनेट दे चुका था। तो कैल्शियम कार्बोनेट दे चुका, तो W1 कितना दिया है, 200, अरे सॉरी 95% था ना, तो 95% निकाले हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 190 आया ना, तो 190 न लिखेंगे, क्योंकि 95% शुद्ध वाला बोला था, 95% ये निकालें, तो 190। और W2 हमको ज्ञात करना है, क्योंकि हमसे यही पूछा है ना कि कैल्शियम ऑक्साइड की भार की गणना करना है। तो चलिए फार्मूला लगा लीजिए, W1 बटे W2 बराबर M1 बटे M2। तो W1 कितना है, W1 हमको क्या निकालना है, W2 का डायरेक्ट फार्मूला निकाल लेते हैं। W2 बराबर कितना हो जाएगा, W1 गुणे M2 बटे M1, यह होगा। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, W1 190 गुणे M2 कितना है, 56 बटे M1
M1 कितना है 100। ठीक है, क्लियर क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और M2 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 10 से कम 10.1090, 1.9 गुणे कितना हो जाएगा 56। तो W2 बराबर गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 106.4 किलो। इतना आपका आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।